अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं मोमेंटम क्या होता है। पेज नंबर 59 में आपकी बुक में गिवन है। मोमेंटम एक बॉडी का वो मोशन की क्वांटिटी है जो उसके अंदर हो अपनी मास और वेलोसिटी की वजह से, और ये कैपिटल पी से रिप्रेजेंट होता है और P इज इक्वल टू mv यानी मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट kgms-1 है। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। एक सिस्टम का मोमेंटम जो है वो उसकी मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, ये हमने अभी रिव्यू किया। अब एक सिस्टम क्या है, एक सिस्टम को हम कहते हैं एक ग्रुप ऑफ बॉडीज़ है जो किसी सर्टेन बाउंड्री के अंदर है, कोई उसकी लिमिट है जिसके अंदर ही वो रह सकता है। जो बॉडीज़ उसकी लिमिट के अंदर है वो एक सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, अब उस सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, उसकी मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। एक आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम ऐसी बॉडीज का ग्रुप है जिन पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए, कोई फोर्स एक्ट ना कर रहा हो, उसे हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज। यानी वो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है बॉडीज का जो इंटरेक्ट कर रही है एक दूसरे से, लेकिन उन पर कोई बाहर से फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, वो अपनी बाउंड्री के अंदर है। अब कोई नेट फोर्स ना एक्ट करे एक सिस्टम पर, या कोई भी जो है फोर्स एक्ट ना करे एक सिस्टम पर। सो इक्वेशन पढ़ा था फोर्स एंड मोमेंटम के बारे में, और ये उसी की इक्वेशन है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इस इक्वेशन के मुताबिक अगर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगा किसी सिस्टम पर तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसके मोमेंटम में। तो इस वजह से जो आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व्ड होता है, वो एक ही रहता है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आता। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम या दो से ज़्यादा बॉडीज़ हों वो कांस्टेंट ही रहेगा। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। पहली एग्जांपल है बलून की। हम एग्जांपल लेते हैं एक बलून जो हवा से भरा हुआ है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी। अब इस केस में बलून और हवा जो है एक सिस्टम फॉर्म कर लेते हैं। जब बलून को छोड़ने से पहले जो सिस्टम था वो रेस्ट पे था, इसलिए इनिशियल मोमेंटम जो था वो सिस्टम का ज़ीरो था। अब जब बलून को छोड़ दिया जाता है उसके अंदर से हवा निकलती है, किसी वेलोसिटी से वो निकलती है, और जो हवा उसके अंदर से आ रही है इसके अंदर कुछ ना कुछ मोमेंटम है, और इस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, कांस्टेंट रहने के लिए बलून जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, या उस एयर के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर एयर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो बलून उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए मूव करता है ताकि वो मोमेंटम को कंजर्व कर सके। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू सफेयर्स, दो सफेयर्स हैं, ठीक है, इनका एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी वो एक ही बाउंड्री में है, और इन पर कोई इस एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। अब ये एक वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, तो मास m1 वाला सफियर की वेलोसिटी हम कहेंगे u1 हो, और मास 2 की वेलोसिटी हम कहेंगे u2। अब u1 ग्रेटर है u2 से, हम लेट कर देंगे कि u1 ग्रेटर है u2 से, के मास 1 का जो सफियर है वो मास 2 के सफियर से ज़्यादा जल्दी मूव कर रहा है। अब सफियर ऑफ मास m1 जो उनके ज़्यादा जल्दी मूव कर रहा है m2 से, तो वो उस तक पहुंच जाएगा और किसी तरह उसको हिट करेगा। इनिशियल मोमेंटम हम देखते हैं पहले, मास m1, अगर इन मोमेंटम को हम कहते हैं मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, सो इनिशियल मोमेंटम एक बॉडी, इस बॉडी का क्या होगा, m1 u1, क्योंकि हमने यहाँ पे वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट किया है, m1 u1, और इनिशियल मोमेंटम जो दूसरी बॉडी का मास m2 की बॉडी का वो हो जाएगा m2 u2। टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है कोलिजन से पहले, यानी अभी तो मास m1 जो है मास m2 को अप्रोच कर रहा है, वो उसके पास जा रहा है ज़्यादा स्पीड से, अभी उनके कोलिजन नहीं हुई, उन्होंने एक दूसरे को हिट नहीं किया, तो उनका जो इनिशियल मोमेंटम है कोलिजन से पहले वो है m1 u1 प्लस m2 u2।
अब कुछ देर के बाद जो है मास m1 m2 को हिट कर देता है कुछ फोर्स से, क्योंकि वो ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा था, वो m2 तक पहुंच जाता है और वो उसको हिट जब करता है तो कोई फोर्स लगता है m2 पे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक m2 जो है एक इक्वल और उल्टा रिएक्शन फोर्स देता है m1 पर, क्योंकि किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स लगे तो वो कोई इक्वल और अपोजिट रिएक्शन देती है। इसी तरह m1 ने जब m2 पर कोई फोर्स लगाया तो m2 ने इक्वल और अपोजिट रिएक्शन फोर्स दिया m1 पे। अब इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं थोड़ी देर कोलिजन के बाद हम कहते हैं v1 और v2 हो गई हैं। पहले इनकी वेलोसिटीज़ u1 और u2 थी, कोलिजन हुई तो इनकी वेलोसिटीज़ v1 एंड v2 हो गई। फाइनल मोमेंटम अब हम देखेंगे, फाइनल मोमेंटम हमें मास m1 का मिलेगा m1 v1 से और फाइनल मोमेंटम मास m2 का मिलेगा m2 v2 से। टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन हमें मिलेगा m1 v1 प्लस m2 v2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर क्लीजन इक्वल होगा उस इनिशियल मोमेंटम के जो आफ्टर क्लीजन हमें मिलेगा। सो इनिशियल मोमेंटम बिफोर क्लीजन था m1 u1 प्लस m2 u2 और आफ्टर क्लीजन है m1 u1 प्लस m2 u2 और आफ्टर क्लीजन है m1 v1 प्लस m2 v2। ये इक्वेशन 3.17 हम इसको कह देते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक। ये इक्वेशन हमें बताती है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद एक जैसा ही रहता है, सेम ही रहता है। ये इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम जो है वो कंजर्व ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और इसकी बहुत वास्ट एप्लीकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जो आप हायर ग्रेड्स में पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम तीसरी एग्जांपल देखते हैं गन और बुलेट के सिस्टम की। गन को फायर करने से पहले दोनों गन और बुलेट रेस्ट पर हैं, तो जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो 0 है। जब गन फायर कर दी जाती है तो बुलेट उसके बाहर निकलती है, तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होती है, वो उससे मूव कर रही होती है। इस वजह से बुलेट जो है कोई मोमेंटम एक्वायर करती है, उसके पास कोई मोमेंटम आ जाता है। इस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो गन है वो रिकॉइल करती है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के मुताबिक जो टोटल मोमेंटम है गन और बुलेट का वो गन को फायर करने के बाद भी 0 होना चाहिए, क्योंकि गन को फायर करने से पहले वो 0 था। अब हम लेट करेंगे कि बुलेट का कोई मास है m और ये इसकी किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है फायर करने के बाद और इसकी वेलोसिटी है v। इसी तरह गन का कोई मास है, कैपिटल M से डिनोट करेंगे, और जो रिकॉइल है उसकी भी कोई वेलोसिटी है, मतलब रिकॉइल कितनी जल्दी होता है, किस वेलोसिटी से होता है, उसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल मोमेंटम जो गन और बुलेट का है जब गन फायर कर दी जाए वो इक्वल होगा गन के मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी प्लस बुलेट की मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो ये टोटल मोमेंटम है गन और बुलेट का जब गन फायर कर दी जाए, कैपिटल MV प्लस स्मॉल mv। इसको हम इक्वेशन 3.18 से डिनोट कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो टोटल मोमेंटम है गन और बुलेट का गन फायर करने के बाद वो ये है, ये इक्वल होना चाहिए उस मोमेंटम के जो गन और बुलेट को फायर करने से पहले था, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक बाद वाला मोमेंटम पहले के मोमेंटम से इक्वल होना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। और ये मोमेंटम जो गन और बुलेट का गन फायर करने से पहले 0 था, क्योंकि गन और बुलेट रेस्ट पे थी। अब mv प्लस mv इज इक्वल टू 0, या फिर इसको जब हम अरेंज करेंगे प्लस mv यहाँ पर इक्वल की दूसरी साइड पर जाके माइनस mv हो जाएगा, और यहाँ पर कैपिटल M कैपिटल V से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 3.19 कह देंगे। अब इक्वेशन 3.19 जो है ये हमें वेलोसिटी कैपिटल V जो है गन की रिकॉइल की वेलोसिटी हमें ये देती है, और नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि रिकॉइल जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। बुलेट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो इस वजह से हम नेगेटिव साइन लिखेंगे। और मास जो है गन का वो ज़्यादा है बुलेट से, बुलेट का मास कम है गन से, इस वजह से जो रिकॉइल है उसकी वेलोसिटी कम होगी बुलेट से। रॉकेट्स और जेट इंजन्स इस प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं। इन मशीन्स में फ्यूल की बर्निंग से जो वो हॉट गैसेस निकलती हैं वो बहुत लार्ज मोमेंटम, बहुत बड़े मोमेंटम से रश आउट होती हैं, और ये मशीन्स जो हैं ये इक्वल और अपोजिट मोमेंटम गेन करती हैं। इसी वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करती हैं।
एग्जाम्पल 3.6 ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड एग्जाम्पल हम देखेंगे। एक बुलेट है जिसका मास है 20 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास स्मॉल m 20 ग्राम है। ये फायर की जाती है गन से जिसकी वेलोसिटी है 100 ms माइनस 1, इसकी वेलोसिटी हो जाती है 100 ms माइनस 1। वेलोसिटी में अब गिवन है 100 ms माइनस 1 और मास को हम स्टैंडर्ड टर्म में करने के लिए kg में कन्वर्ट कर देंगे इज इक्वल टू 0.02 kg। अब रिकॉइल हमने फाइंड करना है गन का, अगर गन का मास 5 kg है। सो गन का मास हमें 5 kg गिवन है और रिकॉइल हमने फाइंड करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल एम वी इज इक्वल टू 0, यानी गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम इज इक्वल टू 0। वैल्यूज हम पुट करेंगे, कैपिटल एम 5 kg मल्टीप्लाई बाय कैपिटल वी हमने ढूंढना है वैसे ही रहेगा, प्लस स्मॉल m 0.02 kg मल्टीप्लाई बाय स्मॉल v 100 ms माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 5 kg मल्टीप्लाई बाय v, यहाँ पर 0.02 kg मल्टीप्लाई बाय 100 ms माइनस 1। हमने क्या किया है, ये प्लस एम वी को इक्वल की उस साइड पर मूव करके माइनस एम वी कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास है एम वी इज इक्वल टू कैपिटल एम वी इज इक्वल टू माइनस स्मॉल एम वी, जिस तरह हमने पहले इक्वेशन बनाने के लिए किया था। उसी तरह यहाँ पर हम एक साइड पर रहने देंगे रिकॉइल की वेलोसिटी और जो कैपिटल एम है यानी 5 kg उसको यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पर जाके वो मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 ms माइनस 1। ये टर्म कैसे निकली ms माइनस 1, kg और kg कैंसिल हो गई और हमारे पास बच गया था ms माइनस 1। नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि गन रिकॉइल करती है यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, उस डायरेक्शन में जो बुलेट के मोशन से ऑपोजिट है। तो बुलेट की वेलोसिटी होगी 0.4 ms माइनस 1। हम इस माइनस को इसके साथ नहीं लिखेंगे।